बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। बेसिकली हम ये थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। हीमोस्टैटिक जो मैकेनिज्म है बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे होते हैं हीमोस्टैसिस में। हीमो बेसिकली जैसे कि दो वर्ड से मिलके बना है, हीमो अलग है और स्टैटिक अलग है। हीमो मींस ब्लड एंड स्टैटिक मींस उसको स्टेसिस कराना, यानी कहीं किसी जगह से जहां से वो कोई बह रहा हो वहां से उसकी स्टेसिस कराना। सो बेसिकली हीमोस्टैसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ब्लड इन अ फ्लूइड क्लॉट फ्री स्टेट इन नॉर्मल वैस्कुलेचर and rapidly forming a localized hemostatic blood at the site of vascular injury। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर तो ब्लड वेसल फट गई है तो उसमें से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग के रोकने के मैकेनिज्म को हीमोस्टैसिस कहते हैं। The pathological aspect of hemostasis is thrombosis, यानी अगर हम जो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि एक ब्लड वेसल कट गई है और उसके अंदर फिर क्लॉटिंग और कोगुलेशन मैकेनिज्म हो रहा है तो बेसिकली क्लॉटिंग मैकेनिज्म कहलाएगा। यानी कि वो जो ब्लड है वो क्लॉट करवा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ब्लड वेसल डैमेज हो गई थी और ब्लड का जो है वो बाहर ज्यादा बह जाना बॉडी के लिए मुनासिब नहीं है, तो इस वजह से उसकी क्लॉटिंग करवा के आप उस ब्लड के फ्लो को रोकना होता है। लेकिन अगर कोई ब्लड वेसल ब्रेक ही नहीं हुई है और उसके बाद अगर कोई मसला ही नहीं है, उसमें एज सच कोई खास रीजन नजर नहीं आ रहा है कि ब्लड फ्लो हो रहा होता और उसमें कोगुलेशन मतलब क्लॉटिंग का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाए, तो वो फिर क्लॉटिंग नहीं कोगुलेशन कहलाता है। एंड दैट इज बेसिकली लीडिंग टू द प्रोसेस, पैथोलॉजिकल प्रोसेस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस। ठीक है जी, थ्रोम्बस बनता है एंड दैट प्रोसेस ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन इज नोन एज थ्रोम्बोसिस। अच्छा जी, सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं कि जो जो थ्रोम्बोसिस है, नहीं सॉरी, हीमोस्टैसिस का जो मैकेनिज्म है बेसिकली उसके फेजेस कितने हैं, कि अगर तो ब्लड वेसल कटती है तो उसके बाद फिर होता क्या है। सो जी, सबसे पहला जो फेज है वो ये कि वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। ये बुक आपकी जो है उसके अंदर, पैथो की जो बुक है उसके अंदर ये फिगर मौजूद है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जी एंडोथेलियम है, अब इस जगह पे जहाँ पे भी साइट ऑफ इंजरी हुई है वहां पे रिफ्लेक्स वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है एट द साइट ऑफ इंजरी। ठीक है जी, साइट ऑफ इंजरी क्या है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरी जो ब्लड वेसल है ये नॉर्मल कंटिन्यूएशन में चल रही है और अगर यहाँ पे आके देखें तो यहाँ पे एंडोथेलियम डैमेज हो गई है। तो इस साइट ऑफ इंजरी के ऊपर रिफ्लेक्स वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। पहला जो काम होता है वो यही होता है। अब इस वेजो कंस्ट्रिक्शन के नतीजे में क्या होता है कि ब्लीडिंग हो रही है, ऑब्वियसली लोकलाइज स्वेलिंग हो रही है। तो क्या होता है कि ये आपका जो नॉर्मल जो फ्लो है ब्लड का, जो नॉर्मल स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो अफेक्ट हो जाता है और उसके नतीजे में जो आपकी जो प्लेटलेट्स हैं जो कि डिस्क शेप में होते हैं वो अपना शेप चेंज करते हैं। जैसे कि आपको लास्ट एक वीडियो भी दिखाई थी, तो वो शेप चेंज करते हैं और अपनी एक्टिव फॉर्म में आके यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर जो इंजर्ड पार्ट होता है उसके ऊपर आके लगना शुरू हो जाते हैं और इंजर्ड पार्ट के ऊपर लगने के बाद फिर फर्दर मीडिएटर्स रिलीज करते हैं, जिसके नतीजे में फर्दर जो प्लेटलेट्स है उनकी एक्टिवेशन होती चली जाती है और वहां पे एक प्लेटलेट प्लग बन जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जी यहाँ पे प्लेटलेट जो है वो आ रहे हैं, इनका शेप चेंज हो रहा है और एक दूसरे के साथ जो है वो हीमोस्टैसिस के लिए वो प्लग बनाते चले जा रहे हैं। वॉन विलिबर एंड फैक्टर जो है वो बेसिकली उसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और इस पूरे एरिया को, जो यहाँ से यहाँ तक जो ब्लड वेसल की जो एंडोथेलियम थी वो डैमेज हुई थी, वहां पे आके ये प्लेटलेट की जो प्लग्स हैं वो बनना शुरू हो गए। यहाँ से जो है इनके रिमीडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं, थ्रोम्बोक्सिन A2 ADP एक्स्ट्रा। तो वो तमाम चीजें जो है वो क्या कर रहे हैं, फर्दर रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं ऑफ द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट की एडेशन होती है सबसे पहले। अब शेप देख लें अगर प्राइमरी हीमोस्टेसिस के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप नंबर 1 है वो है प्लेटलेट एडहेशन। सेकंड है शेप का चेंज होना, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके। उसके बाद ग्रैन्यूल्स का रिलीज होना, एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2 का रिलीज होना, जिसके नतीजे में फर्दर प्लेटलेट्स का आके रिक्रूट होना और एडहेशन एग्रीगेशन होने के नतीजे में हीमोस्टैटिक प्लग का बनना, जिसके नतीजे में ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। दिस इज व्हाट इज टेकिंग प्लेस एज अ नॉर्मल हीमोस्टैटिक प्रोसेस इन द बॉडी। सेकेंडरी हीमोस्टैसिस क्या होती है? उसके बाद, यानी जब ऐसा हो गया कि प्लेटलेट प्लग बन गया, तो फिर क्या होता है, टिश्यू फैक्टर्स रिलीज होते हैं, फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होती है, थ्रोम्बिन एक्टिवेशन होती है,
बाय द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन कैस्केड, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर फिब्रिन पॉलीमराइजेशन होती है और आप देखिए फिब्रिन के थ्रेड्स आने शुरू हो जाते हैं और ये फिब्रिन के थ्रेड्स जो है इस प्लग जो प्लेटलेट प्लग होता है जो इनिशियली बहुत ही वीक होता है और उसको अगर जरा से भी ठेस लगे तो यहाँ से जो है वो ब्लीडिंग का प्रोसेस दोबारा से शुरू हो जाता है। जब इसमें फिब्रिन की पॉलीमराइजेशन होके और ये जो पूरा जो प्लेटलेट प्लग है ये फिब्रिन थ्रेड से भर जाता है, तो उसके बाद जो है ये जो प्लग है, जो प्लेटलेट प्लग है, ये मजबूत हो जाता है और जो हीमोस्टेसिस है वो सेकेंडरी उसकी नौयत ही हो जाती है। अच्छा जी, तो अब यहाँ तक तो जो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, यहाँ तक अगर ऐसा है, यहाँ तक ये प्रोसेस रुक गया, दैट्स फाइन। लेकिन अगर ये तमाम चीजें हो रही हैं और उसमें क्या हो रहा है कि ये जो मैकेनिज्म हो रहा है इसके अंदर इंजरी जो थी वो जिस भी रीजन से रही हो, अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर आके जो है वो जो फिब्रिन पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है वो रुक नहीं रहा। ठीक है जी, फिब्रिनोलाइसिस होनी चाहिए थी, थ्रोम्बोमोड्यूलिन ब्लॉक करता है कोगुलेशन कैस्केड को, ये तमाम चीजें एंडोथेलियम कर रहा होता है। अगर ये ना हो पा रही हो और उसके बाद क्या हो कि इसमें न्यूट्रोफिल्स ट्रैप हो जाए, ब्लड वेसल्स आके ट्रैप हो जाए और फिब्रिन के जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यूएशन में रहे, तो फिर ये थ्रोम्बोसिस हो सकती है। अगर इस चीज से बचाना है तो उसके लिए एंटी थ्रोम्बोटिक इवेंट्स होते हैं, लाइक टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का रिलीज होना और थ्रोम्बोमोड्यूलिन का रिलीज होना, so that a coagulation cascade could be blocked. So these are the basic steps of basically hemostasis. यहाँ तक अगर ये चीज रिलीज हो गई है तो ये जो क्लॉट है ये डिसॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे जो आपकी दोबारा से वेसल की जो एंडोथेलियम है वो दोबारा से बन जाएगी। लेकिन अगर ये मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं रहा, कंट्रोल से बाहर हो गया, क्या कुछ रीजन है जिनकी वजह से ऐसा होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर वो तमाम मैकेनिज्म आ गए तो उसके नतीजे में फिर ये जो प्रोसेस है वो नॉर्मल हीमोस्टैटिक प्रोसेस नहीं रहता है, वो फिर डिजीज प्रोसेस ऑफ वो हो जाता है, क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस हो जाती है। हीमोस्टेसिस जो हमारी बॉडी में हो रही होती है, इस प्रोसेस में कुछ 2-3 तरह की कॉन्ट्रीब्यूशन होती हैं। जैसे कि अभी हमने कहा कि अगर तो ब्लड वेसल कट गई है तो उसमें 3 कॉन्ट्रीब्यूशन आती हैं, थ्रू द एंडोथेलियम नंबर 1, नंबर 2 थ्रू द प्लेटलेट्स एंड नंबर 3 थ्रू द कोगुलेशन कैस्केड। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हम सबको पता है कि ये 3 चीजें ही मेजरली कॉन्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं। लेकिन अच्छा, यहाँ पे एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि एंडोथेलियम तो खाली एक ही फंक्शन नहीं है, एंडोथेलियम मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। तो उसमें एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज भी हैं और प्रो थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज भी हैं। एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर इन केस ब्लड वेसल को किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं हुआ है तो प्लेटलेट्स को एंडोथेलियम के करीब नहीं आने देना, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन करके प्लेटलेट का प्लग ना बनाने देना। ठीक है जी, अगर तो कहीं पे गलती से बन गया है तो उस चीज के लिए जो है लाइटिक एंजाइम्स का रिलीज करना, यानी जो फिब्रिनोलाइटिक पाथवे उसका रिलीज करना है, एंटीकोगुलेंट्स का रिलीज करना है, एंटी प्लेटलेट मीडिएटर्स को हर वक्त रिलीज करते रहना ताकि किसी भी किस्म की जो एबनॉर्मल एक्टिविटी है वो ना हो सके। फिर प्रोथ्रोम्बोटिक एक्टिविटी है कि इनकेस जब डैमेज हो जाए, कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस टाइम पे फिर प्रोथ्रोम्बोटिक एक्टिविटीज है, ऐसे मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जिसके नतीजे में प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होती है और फिर कोगुलेशन कैस्केड जो है वो एक्टिवेट हो पाता है। अच्छा, अगर ये जो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज देखी जाए तो प्लेटलेट बेसिकली क्या कर रहा होता है कि एक तो इंटैक्ट एंडोथेलियम अगर मौजूद है तो वो खुद इटसेल्फ एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी है। उसके अलावा जो है ये क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स में PGI2 रिलीज करता है जिसको प्रोस्टासाइक्लिन भी कहते हैं, और इसका काम क्या है बेसिकली कि प्लेटलेट्स को के करीब नहीं आने देना, प्लेटलेट्स को एंडोथेलियम से दूर रखने के लिए सारी जो इंटैक्ट एंडोथेलियम होती है जहां किसी किस्म की कोई डैमेज नहीं हुई थी, वो सारी इंटैक्ट एंडोथेलियम कंटिन्यूसली प्रोस्टासाइक्लिन रिलीज करते रहते हैं ताकि प्लेटलेट्स को एक सिग्नल मिलता रहे कि एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज नॉर्मल, यू आर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ठीक है जी, एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टीज क्या है इसकी कि एक तो हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल रिलीज करता है, ठीक है जी, और उसके नतीजे में एंटी थ्रोम्बिन 3, फैक्टर 9 और 10 की इनएक्टिवेशन बेसिकली ये हो रही होती है। दूसरा काम क्या करता है कि ये रिलीज करता है थ्रोम्बोमोड्यूलिन, एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी के लिए थ्रोम्बोमोड्यूलिन का रिलीज होना, जो कि जो अगर पहले से थ्रोम्बिन मौजूद होता है तो उसको इनएक्टिव
मतलब एंटीकोगुलेंट थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन काइनेस सी को रिलीज करता है, और प्रोटीन काइनेस सी आपके जो डिफरेंट कोगुलेशन कैस्केड के जो प्रोटीन्स हैं लाइक 8, 5 उनको डीएक्टिवेट कर देता है। तो ये भी एंडोथेलियम की एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद फिर फिब्रिनोलाइटिक प्रॉपर्टी क्या है कि टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर रिलीज करता है, और ये जो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर है ये फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी को प्रमोट करता है। अब फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी आपको मालूम है कि अगर पहले से क्लॉट बना हुआ है और इंजरी कंप्लीटली रिजॉल्व हो चुकी है तो उस फिब्रिन थ्रेड्स का ब्रेक डाउन करवा देता है वो, और उसके नतीजे में क्या होता है कि जो आपको जो प्लेटलेट प्लग है वो रिमूव हो जाता है। रीमॉडलिंग होने के बाद ब्लड वेसल दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर चली जाती है। अगर तो ऐसा नहीं होगा तो जैसे कि हमने तस्वीर में भी देखा था कि फिर क्या होगा कि कोगुलेशन का जो कैस्केड है वो उसके ऊपर शुरू हो जाएगा और थ्रोम्बोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पोस्ट थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, कि अगर किसी भी लेवल पे एंडोथेलियम की डैमेज हो गई है तो वॉन विली ब्रांड फैक्टर जो है जो बिल्कुल एंडोथेलियम के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है उसको एक्सपोज कर देता है। उस एक्सपोजर के नतीजे में आपके मैक्रोफेजेस जो हैं वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 रिलीज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसके नतीजे में क्या होता है कि जब ये दोनों चीजें होती हैं तो प्लेटलेट्स आके अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं टूवर्ड्स दैट डैमेज पोर्शन, और वहां पे फिर प्लेटलेट प्लग बनता है, और इस तरह से जो हीमोस्टेसिस का जो प्रोसेस है या जो थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी है वो शुरू हो जाती है। वंस प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड तो उसके ऊपर आपको मालूम है कि वो एक ऐसी साइट ओपन हो जाती है प्लेटलेट्स के ऊपर जहां पे आपकी जो प्रोटीन्स हैं जो कि सर्कुलेटरी कोगुलेशन कैस्केड के जो प्रोटीन्स हैं वो आके बाइंड करते हैं, और बाइंड करके फिर वही आपका जो फैक्टर 10 है वो बनाते हैं ताकि थ्रोम्बिन बने, और थ्रोम्बिन से जो है वो फिर आपको क्या मिले, फिब्रिन के मोनोमेरिक यूनिट्स जो कि पॉलीमराइज करके फिब्रिन थ्रेड्स बनाते हैं। तो वो जो पूरा कैस्केड है वो फिर जो है वो इन्हीं एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स के सरफेस के ऊपर होता है। अगेन हम आ जाते हैं प्लेटलेट्स के ऊपर। प्लेटलेट्स का जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेटलेट्स दो तरह से होती हैं सर्कुलेशन में यूजुअली। एक डिस्क शेप इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट की मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके एक पिक्चर ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ। बेसिकली जो इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स होते हैं उनका ये शेप होता है, ठीक है जी। दीज आर द डिस्क शेप इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, लेकिन जैसे ही एक्टिवेटेड होते हैं ये डेंड्राइटिक फॉर्म में इसकी शेप आ जाती है, ठीक है जी। और इस शेप के साथ जो है ये प्लेटलेट्स जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आके और फिर अगेन वो तमाम मीडिएटर्स रिलीज करते हैं जिसके नतीजे में मजीद प्लेटलेट्स जो हैं वो रिक्रूट होते चले जाते हैं और प्लेटलेट का प्लग बन सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि प्लेटलेट्स के अंदर दो तरह के मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये अगेन सिर्फ एक्टिवेटेड प्लेटलेट के अंदर आपको मिलते हैं। यानी एक्टिवेशन होना जरूरी क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो प्लेटलेट के अंदर जो इनएक्टिव कंपाउंड्स पड़े हुए हैं उनका एक्टिव होना, ताकि फिर वो अपना जो 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 रिक्वायर्ड फंक्शन है वो परफॉर्म कर सके। अल्फा ग्रैन्यूल्स होते हैं इनमें, और डेंस बॉडीज होती हैं। अल्फा ग्रैन्यूल्स रिलीज करते हैं एडिशन मॉलिक्यूल्स, फिब्रिनोजेन, फाइब्रोनेक्टिन, फैक्टर 5, पीडीजीएफ एंड टीजीएफ बीटा। ये तमाम के तमाम जो भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो अल्फा ग्रैन्यूल से रिलीज होते हैं। डेंस बॉडीज जिनको गैमा बॉडीज भी कहते हैं, डेल्टा बॉडीज सॉरी कहते हैं, डेल्टा बॉडीज, इनका काम क्या है, दे कंटेन एडीपी, एटीपी, कैल्शियम, हिस्टामीन, सेरोटोनिन एक्सेट्रा, एपिनेफ्रिन, जिनका काम कब होता है, दे आर एक्टिंग एज कोफैक्टर्स ड्यूरिंग द कोगुलेशन कैस्केड। डेंस बॉडीज जो हैं जैसे मैंने आपको बताया कि एडीपी, एटीपी, कैल्शियम, हिस्टामीन, 5-HT और एपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं। अब ये तो जो केमिकल्स रिलीज होते हैं या जो डेंस बॉडीज या अल्फा ग्रैन्यूल्स की से जो केमिकल्स का रिलीज होना है ये डिपेंड कर रहा होता है प्लेटलेट के एक्टिवेशन के ऊपर। तो जो प्लेटलेट का जो एक्टिवेशन है वो 3 स्टेप प्रोसेस है। नंबर 1 एडहेजन, नंबर 2 सीक्रीशन, नंबर 3 एग्रीगेशन।
ठीक है जी। एडहेजन से क्या मुराद है? एडहेजन से मुराद है कि प्लेटलेट का आके आपके एंडोथेलियल सरफेस पे मौजूद एंडोथीलियम के जो डैमेज एंडोथीलियम के नीचे जो वॉन विली ब्रांड फैक्टर है उसके साथ इसके अटैचमेंट जो इनिशियल जो प्लेटलेट्स होते हैं उनके आगे अटैचमेंट विद द वॉन विली ब्रांड फैक्टर इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ एडहेजन। ठीक है जी। उसके बाद फिर सिक्रीशन होती है यानी रिलीज रिएक्शन होता है, और ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो तमाम केमिकल्स जो कि डेल्टा बॉडीज के अंदर या अल्फा ग्रैन्यूल्स के अंदर मौजूद थे वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ activation of other platelets in the circulation and for recruitment of the other platelets towards the site of the injury। ठीक है जी। तो ये दोनों काम होने के बाद ताकि प्लेटलेट प्लग बन सके, अच्छा उसके बाद फिर क्या होता है कि एग्रीगेशन होती है। एग्रीगेशन का मतलब ये है कि जो फर्दर प्लेटलेट सर्कुलेशन में जो आके एक्टिवेट हो रहे हैं उनका आके एक दूसरे के ऊपर सेटल डाउन होके प्लेटलेट प्लग को बनाना। तो ये एक बात जरूर याद रखिएगा, ये जो प्लेटलेट प्लग होता है ये टेम्पररी ब्लड क्लॉटिंग प्लग होता है। ये उस वक्त तक फाइनली एक्टिवेट मतलब एक्टिव या फाइनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता, जैसे कि मैंने बताया, जब तक कि इसमें फिब्रिन के थ्रेड्स ऐड ना हो जाए। नाउ फॉर दैट प्रोसेस बेसिकली द थर्ड मैकेनिज्म दैट टेक्स प्लेस इज द कोगुलेशन कैस्केड। कोगुलेशन कैस्केड अभी हम इन्फ्लेमेशन में भी पढ़ चुके हैं और काफी मर्तबा पढ़ चुके हैं। वी नो दैट कोगुलेशन कैस्केड के अंदर होता क्या है कि बेसिकली कोई भी रीजन हो जिसके नतीजे में या तो इंट्रिंसिक पाथवे जो है आपका जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, व्हाटएवर। फाइनली जो एंड होता है वो किसको होता है कि फैक्टर 10 जो है वो एक्टिवेट होता है। फैक्टर 10 जो है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन के एंड योर फैक्टर 5 ये एक्टिवेट करता है फैक्टर 2 को, दैट इज थ्रोम्बिन, एंड जो है इनएक्टिवेटेड थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और ये थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। एंड फिब्रिनोजिन इज द मोनोमेरिक यूनिट, और फिर वहां से फिर जो मोनोमेरिक यूनिट है वो पॉलीमराइज होता है ऑटोमेटिकली और इसके नतीजे में फिब्रिन थ्रेड्स बनते हैं और वो जो है वो इनकी एक्टिवेशन हो जाती है। नाउ दिस इज ऑल द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस and that contributes in the hemostasis process. This is when a blood vessel is injured and bleeding is taking place. This mechanism basically is life-saving mechanism. But if there is no bleeding and there is no damage that has taken place, and even after that this whole process is taking place, then that is a very life-threatening situation, and that process is known as thrombosis। ठीक है जी। Thrombosis क्या है कि formation of solid mass in circulation from the constituents of flowing blood with intact cardiovascular tree during life। ठीक है जी। अच्छा इसके अंदर क्या है, जो विर्शो ट्राइएड कहलाता है, वो तीन चीजें हैं जिसके नतीजे में थ्रोम्बोसिस हो सकती है। एंडोथेलियल इंजरी, अभी तो आप ये बोलोगे कि जी एंडोथेलियल इंजरी अगर हो रही है तो फिर तो मसला ही सॉल्व हो गया। एंडोथेलियल इंजरी की बात की मैंने, ब्लड वेसल की इंजरी की बात नहीं की है। ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ठीक है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, एंडोथेलियम को हल्की सी खराश आई है, उसके नतीजे में अगर पूरा कोगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट हो जाएगा, दैट्स नॉट डन। ठीक है, तो वो बेसिकली हम उसकी बात कर रहे हैं कि एंडोथेलियल इंजरी हुई है। एंडोथेलियल इंजरी में लीड टू थ्रोम्बोसिस। हाइपर कोगुलेबल स्टेट्स हैं, यानी कि ब्लड के अंदर ऐसी सिचुएशन हो गई है कि ब्लड जो है वो जरा सी चीज से भी कोगुलेट होना शुरू हो जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है आपके जो है वो कोगुलेशन कैस्केड के प्रोटीन्स बहुत ज्यादा हो गए, किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से वो जो प्रोटीन्स हैं वो अपना टाइम स्पैन पूरा करके सर्कुलेशन से निकल नहीं रहे, पीछे से नए नए बन के आए चले जा रहे हैं, ऐसी कोई कंडीशन है तो उसमें हाइपर कोगुलेबल स्टेट हो जाती है और उसके अंदर भी आपके थ्रोम्बोसिस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, यानी ब्लड फ्लो जो है उसका जो नॉर्मल फ्लो है वो उससे हट जाए, डेविएट कर जाए, तो ऐसी सूरत के अंदर भी जो है आपके थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। Endothelial injury. The main cause of thrombus formation in the heart and the arterial circulation is the platelet-rich clot, inflammation, infection, toxin from cigarette smoking, and hypercholesterolemia. Basically, ये तमाम चीजें हैं जो कि आपकी एंडोथेलियम को डैमेज करते हैं, और इस एंडोथेलियम के डैमेज के नतीजे में जो है वो आपके बेसिकली आपका जो कोगुलेशन कैस्केड है वो एक्टिवेट हो जाता है और नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं इन दी इंटैक्ट ब्लड वेसल्स।
दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि ब्लड फ्लो के हवाले से कि एबनॉर्मेलिटी इन द ब्लड फ्लो लीड्स टू बेसिकली द क्लॉट फॉर्मेशन। अब इसमें क्या है, जैसे कि आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो लेमिनार फ्लो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके जो सेल्स हैं वो सेंटर में फ्लो करते हैं और जो प्लाज्मा है वो पेरिफेरी के साथ होता है, ताकि ये सेल्स जो हैं वो आपके जो सेल्यूलर जो वेसल वॉल की जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट ना कर जाएं, क्योंकि जब भी इंटरेक्ट करेंगे तो किसी भी किस्म की फ्रिक्शन के नतीजे में सेल्स एक्टिवेट हो सकते हैं, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है जी, तो ये अगर ऐसा हो रहा है तो दिस इज बेसिकली इज द लेमिनार फ्लो, जिसमें सेंटर वाला पोर्शन थोड़ा आगे चलता है और जो साइड वाला पोर्शन है वो थोड़ा पीछे रहता है ड्यू टू दी फ्रिक्शन एंड रबिंग विद द वेस्कुलर वॉल। ठीक है जी, यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ द वेस्कुलर वॉल। एबनॉर्मेलिटी इन द ब्लड फ्लो इज बेसिकली आइदर टर्बुलेंस और स्टेसिस। टर्बुलेंस का क्या मतलब है? नॉर्मल फ्लो का किसी भी वजह से खराब होना। अगर आप लोग कभी दरिया में गए हो, चलो उसको छोड़े, टर्बुलेंस के जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो समंदर में साहिल पे आने वाली लहरें हैं। ठीक है जी, आपने नोट किया होगा कि साहिल जितना रफ होता है लहरें उतनी ही रफ होती हैं, और जो पानी होता है जो साहिल से आके टकरा रहा होता है उसमें उतनी ही ज्यादा टर्बुलेंस होती है, यानी नीचे का कंटेंट ऊपर, ऊपर का कंटेंट नीचे, झाग भी मिला हुआ है, मट्टी भी मिली हुई है और उसके अंदर फिर बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं। बहुत दफा जैसे मुझे याद है अपना एक एक्सपीरियंस कि एक मरतबा समंदर में बड़ा जवार भाटा आया हुआ था, हम साहिल पे गए थे तफरी करने के लिए। बेसिकली जो पहली चीज हुई थी वो ये थी कि समंदर जो था वो अपने जो नॉर्मल लेवल से कोई 20 किलोमीटर बाहर निकल आया था, यानी जहां हम खड़े हुए थे एक्चुअल पानी जो था 20 किलोमीटर अंदर होता था, और उस दिन जब हम आए तो जवार भाटे की वजह से वो 20 किलोमीटर बाहर आया हुआ था पानी। पहली बात तो ये। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि उस पानी में जो जवार भाटा वाला जो पानी था उसके अंदर इन एडिशन टू मट्टी, सीपी, जो भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वीड्स, सी वीड्स एंड what not and what not, in addition to all those things, the water was containing fishes as well. बिल्कुल हमारे सामने उछल उछल के तड़प तड़प के फिशेस मर रही थी हमारे सामने, हमने वहां पे बगैर किसी नेट के फिशिंग की थी, अपने हाथ से मछलियां पकड़ी थी। सो बेसिकली दैट वाज ड्यू टू द एक्सेसिव टर्बुलेंस इन द वाटर। ठीक है जी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो मतलब टर्बुलेंस का मतलब क्या है कि किसी भी जो नॉर्मल स्ट्रीमलाइन फ्लो को किसी भी वजह से डिस्ट्रैक्ट कर देना। अब यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, अगर बहुत सारे पहाड़ों के ऊपर समंदर का पानी टकराएगा तो उसमें जो टर्बुलेंस होगी और जो एक स्ट्रेट साहिल है उसके ऊपर जो टर्बुलेंस क्रिएट होगी उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। सो आप लोगों ने अगर बहुत दफा सी साइड पे जाके देखा भी होगा कि जब आप जिस साहिल पर अगर मौजूद हैं, अगर तो फ्लैट साहिल है तो समंदर बहुत हल्का आ रहा होता है। ठीक है जी, अगर तो स्लांट साहिल है तो समंदर की लहरें जो है वो काफी तेज होती हैं, लेकिन अगर साथ में पत्थर वत्थर हैं जैसे वो कोई चट्टान वगैरह है तो वहां पे जो जो पानी की जो लहरों की जो स्पीड होती है और जो लहरों की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। सो दैट इज व्हाट बेसिकली इज टेकिंग प्लेस इन द ब्लड एज वेल, कि आपका ब्लड चूंकि फ्लूइड है तो उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो उस वक्त खराब हो जाता है जब ब्लड की वेसल बहुत किसी किस्म का शार्प टर्न लेती है, या ब्लड वेसल की जो वॉल है उसमें कहीं किसी किस्म का कोई छोटा मोटा सा उभार है, या किसी भी किस्म की वेजो कंस्ट्रक्शन हो गई, किसी भी वजह से कोई मास बन गया है, उसके नतीजे में ब्लड वेसल जो है वो एक तरफ से थोड़ी सी दब गई है। तो अब उस जगह से जब स्ट्रीमलाइन ब्लड फ्लो निकलेगा तो वहां पे एक इर्त्याश या एक तरह से एक समझें कि एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, एंड दैट डिस्टर्बेंस इज नोन एज टर्बुलेंस। ठीक है जी, तो बेसिकली टर्बुलेंस, अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि जी ये नॉर्मल लेमिनार फ्लो है, लेकिन इस लेमिनार फ्लो को डिस्टर्ब किया है किसने? इस कंस्ट्रक्शन ने, जो कि अब नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है या नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है उससे ताल्लुक नहीं है, किसी भी किस्म का कोई प्लाक बन गया है उसके वजह से ब्लड वेसल का जो डायमीटर है वो छोटा हो गया। अब जब यहाँ से जब ब्लड निकलेगा तो ऑब्वियसली वो जो पूरा जो स्ट्रीमलाइन फ्लो था वो डिस्टर्ब हो जाएगा और ये इस तरह से टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगी। यूजुअली आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस होती है इससे, और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स जो हैं यूजुअली इस तरह की टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है स्टेसिस का, यानी जो नॉर्मल फ्लो है उसके अंदर किसी भी वजह से वो फ्लो रुक जाना। उस फ्लो के रुक जाने के नतीजे में क्या होगा, या स्लो हो जाने के नतीजे में क्या होगा कि आपके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग प्रोटीन्स मौजूद हैं। आपको मालूम है कि अगर आप ब्लड वेसल के अंदर ड्रॉ करते हैं और उसको 10 मिनट 5 मिनट के लिए खड़ा कर देते हैं तो वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। एग्जैक्टली वही काम आपकी सर्कुलेशन में भी हो सकता है कि अगर आपकी बॉडी में जो वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड जो है वो फ्लो नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, तो वो
ज्यादा देर खड़े रहने की वजह से वो क्लॉट हो जाएगा. सो स्टेसिस इज बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज ultimately leading towards thrombosis. Venous thrombosis usually इस तरह से होती है. aortic aneurysm होता है. aortic aneurysm basically क्या है कि आपकी जो aorta है उसकी वॉल के अंदर longitudinal कट आ जाता है और जो ब्लड है वो जो फटी हुई एंडोथेलियम होती है उसके अंदर दाखिल हो जाता है. उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड पीछे जाके क्लॉट कर जाता है और एक मोटा सा गोला बना देता है. आर्टरी जो होती है उसका ल्यूमन छोटा हो जाता है इसके नतीजे में, और छोटे ल्यूमन की वजह से टर्बुलेंस और स्ट्रेसेस क्रिएट हो सकती है. पोस्ट मायोकार्डियल जो कार्डिक म्यूरल थ्रोम्बाई होते हैं वो यूजुअली इसी तरह के होते हैं. रूमेटिक माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस इसके अंदर भी इस तरह से हो सकता है कि रूमेटिक फीवर के नतीजे में माइट्रल जो वाल्व होता है आपका, यानी आपके लेफ्ट हार्ट का जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है उसके अंदर जो है वो इस तरह के थ्रोम्बाई बन जाते हैं इन द माइट्रल वाल्व. ठीक है, और उसके नतीजे में आपके जो माइट्रल वाल्व हैं उनकी ओपनिंग और जो क्लोजर है उसमें अफेक्ट होना शुरू हो जाता है. नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि पेशेंट अंडरगो ड्यूरिंग अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट अंडरगो हार्ट फेलियर. ठीक है जी. हाइपरकोगुलेबिलिटी यानी थ्रोम्बोफिलिया हुआ है, यानी पेशेंट की प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ी हुई है या उसकी जो क्लॉटिंग कैस्केड की जो प्रोटीन्स हैं वो बढ़े हुए हैं. कोई भी रीजन दैट विल अल्टीमेटली लीड टू बेसिकली द इंक्रीज अमाउंट ऑफ substances that are contributing in clotting mechanism. So basically that condition is known as hypercoagulability. Any disorder of blood that predisposes to thrombosis is hypercoagulable state. और उसके अंदर फिर जो है वो आपके thrombosis के जो mechanisms हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. हाइपरकोगुलेबल स्टेट जेनेटिक में क्या है, फैक्टर 5 म्यूटेशन हुई हुई है उसमें हो जाता है. इंक्रीज लेवल्स ऑफ 8, 9 एंड 10 और फिब्रिनोजेन जेनेटिकली अगर अब नॉर्मली बढ़े हुए हैं तो फिर हो सकता है. प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट और इमोबिलाइजेशन अगर है, पेशेंट को कोई सर्जरी हुई है या हड्डी टूट गई थी 6 महीने का प्लास्टर चढ़ा दिया है, ऐसी सूरत में डिसेमिनेटेड कैंसर्स हो गए हैं उन सूट में हाइपरकोगुलेबल स्टेट हो जाती है. अभी रिसेंटली जो मेरी खाला की डेथ हुई थी बेसिकली उसके अंदर यही हो गया था उनका कि कीमोथेरेपी के बाद जब रिकरेंट कैंसर हुआ था तो ये हालत हो गई थी कि उनको एक दिन कैनुला लगाते थे, तीसरी जो ड्रिप है अगर बगैर रोके भी हम चला रहे हैं तो तीसरी ड्रिप के ऊपर कैनुला ब्लॉक हो जाता था. तो जो बेसिकली उसमें फिर क्या किया जाता था कि आखिरकार उनको जो है वो जो सेंट्रल वेनस कैथेटर होता है वो उनको लगाया गया था, और उसके नतीजे में ये होता है कि हाथ से ले जाके वो कैथेटर जो है वो हार्ट के जो बेसिकली जो आपकी जो सुपीरियर वेना कैवा होता है उसके अंदर जाता है वो. और उसमें प्रॉब्लम जो है वो ये आती है कि उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, खतरनाक सिचुएशन हो जाती है. और बेसिकली शी डाइड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मेरी डायग्नोसिस है, शी डाइड बिकॉज ऑफ द सेप्टिक शॉक, बिकॉज दैट इन्फेक्शन दैट वाज created in that her central venous catheter was of a very rare organism, और वो जो है वो उसकी वजह से उनकी डेथ कॉज हुई थी. अगेन डिसेमिनेटेड कैंसर्स आर बेसिकली द मेजर रीजन ऑफ हाइपरकोगुलेबल स्टेट, और वो जो है वो फिर लेके जाते हैं पेशेंट को ऑलमोस्ट एंड तक ले जाते हैं. ठीक है जी. प्रोस्थेटिक कार्डिक वाल्व्स जो हैं उनके अंदर हाइपरकोगुलेबल स्टेट्स हो सकती हैं क्योंकि वो एक प्रोस्थेसिस है, उसके आगे पीछे किसी भी जगह पे क्लॉट्स बन जाएंगे तो वो फिर आगे प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं. डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन है, यानी DIC कहलाता है ये. बेसिकली डिसेमिनेशन का मतलब है बेसिकली पूरी बॉडी में फैल जाना. तो आपकी जितनी भी जो वेसल्स हैं, जो वेनस वेसल्स हैं, उनके अंदर दूर दूर कहीं दूर दूर जो है वो क्लॉट्स बन जाते हैं. तो वो पूरी बॉडी में चूंकि वैस्कुलर कोगुलेशन, इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन फैल जाती है, तो दिस इज द रीजन ऑफ disseminated intravascular coagulation. And basically this is the reason of hypercoagulability, and basically this is the result of hypercoagulable state. यानी दोनों एक दूसरे के साथ हैं और एक विशेष सर्कुलर जो चलता रहता है कि हाइपरकोगुलेबिलिटी हुई, DIC हुआ, DIC ने फर्दर हाइपरकोगुलेबिलिटी की, फिर फर्दर DIC में जो है वो स्पीड अप हो गया. तो भी इस तरह से जो ये कंडीशन चलती रहती है. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज अगर किए जा रहे हैं तो उसके बारे में भी कहा जाता है कि हाइपरकोगुलेबिलिटी स्टेट्स बन जाती है. मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी जो थ्रोम्बाई हैं वो दो तरह के होते हैं, आर्टीरियल थ्रोम्बाई एंड वेनस थ्रोम्बाई.
ठीक है जी। आर्टीरियल आर्टरीज और हार्ट के अंदर होते हैं, वीनस जो है वो वेन्स में होते हैं, एओर्टा, कोरोनरी और सेरेब्रल आर्टरीज में ये बनते हैं आमतौर पे। आर्टीरियल थ्रोम्बाई, सुपरफिशियल वेरिकोज वेन्स जो होती हैं वो, या डीप लेग वेन्स, यूजुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इनकी जहाँ पे वेनस थ्रोम्बाई मिल रहे होते हैं। एंडोथेलियल सेल इंजरी, एथेरोस्क्लेरोसिस, vasculitis and trauma may be the cause of arterial thrombi. वेनस थ्रोम्बाई यूजुअली वेनस स्टेसिस की वजह से बन रहे होते हैं। म्यूरल होते हैं, नॉट ऑक्लूडिंग ल्यूमन। म्यूरल थ्रोम्बस का मतलब क्या होता है, वॉल के साथ लगा होता है, चिपका हुआ। ठीक है जी, थ्रोम्बस तो होता है लेकिन वो बेसिकली जो ब्लड फ्लो है उसको नहीं रोक रहा होता है। इनवेरिएबली ऑक्लूसिव होते हैं वेनस थ्रोम्बाई, क्योंकि अगेन आपको मालूम है कि अगर स्टेसिस की वजह से हो रहे हैं या कम यूज की वजह से हो रहे हैं तो वो पूरा वेसल ब्लॉक करेंगे। जब वेसल ब्लॉक करेंगे तो ऑब्वियसली आगे तक जो है वो ब्लड फ्लो जो है उसका होना जरा पॉसिबल नहीं रहेगा। आर्टीरियल थ्रोम्बाई ग्रे व्हाइट कलर के होते हैं, इसलिए कि आर्टीरियल साइड पे प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसके अंदर आरबीसी ट्रैप नहीं होते हैं उस थ्रोम्बस के अंदर ज्यादा, ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर। जबकि जो वेनस थ्रोम्बाई होते हैं वो रेडिश ब्लू कलर के होते हैं, स्ट्रैंड्स भी होते हैं, जैन लाइंस भी होती हैं। ठीक है, और उसके अंदर आरबीसी बहुत ज्यादा ट्रैप होते हैं। अगेन क्यों, इस वजह ये है कि अगेन स्लो प्रोसेस है, स्टेसिस बहुत ज्यादा है ब्लड का, तो जितने भी सेल्स हैं जो उस वक्त उस जगह पे मौजूद हैं जब क्लॉट बन रहा होगा, तो वो सारे के सारे सेल्स के साथ आरबीसी भी होंगे, तो वो डार्क रेड कलर के जो है आपके बनते हैं थ्रोम्बाई। रिट्रोग्रेड ग्रो नहीं करते हैं, यानी ब्लड की जो फ्लो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये ग्रो कर रहे होते हैं आर्टीरियल थ्रोम्बाई। लेकिन जो वेनस थ्रोम्बाई हैं वो करते हैं ब्लड फ्लो की डायरेक्शन में, यानी अगर नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड आ रहा है तो थ्रोम्बाई जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, यानी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट नीचे होगा और जो उनकी जो टेल बन रही होगी वो ऊपर की तरफ होगी। और आर्टीरियल थ्रोम्बाई में इसके बिल्कुल उल्टा होता है। मैशवर्क ऑफ प्लेटलेट, फिब्रिन, रेड सेल्स एंड डीजनरेटिंग ल्यूकोसाइट्स आर प्रेजेंट, more enmeshed RBCs are present in the venous thrombi, few platelets are present। अच्छा जी, इसके अलावा थ्रोम्बस जो है वो दो तरह के भी होते हैं, एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम। यानी जब थ्रोम्बाई को अगर आप डिस्कस कर रहे हैं और आप ये कॉज ऑफ डेथ आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो जब जब किसी पर्सन का इंतकाल हो जाता है तो उस टाइम पे भी ब्लड कोगुलेट कर जाता है तो थ्रोम्बस बनते हैं। तो हाउ वुड यू डिफरेंशिएट द एंटीमॉर्टम थ्रोम्बाई विद द पोस्टमॉर्टम थ्रोम्बाई, यानी कि पेशेंट को जो थ्रोम्बस बना हुआ था, थ्रोम्बस की बनने की वजह से मौत वाकई हुई है या मौत होने के बाद थ्रोम्बस बना है, तो वो चेक करने के लिए आपने जो देखना है वो ये कि एंटीमॉर्टम थ्रोम्बाई जो हैं, यानी जो जिंदा रहते जो थ्रोम्बाई बने थे वो वॉल के साथ चिपके हुए होंगे, जबकि पोस्टमॉर्टम क्लॉट्स जो हैं वो वेसल के दरमियान में होंगे, चिपके हुए नहीं होंगे। एंटीमॉर्टम रेड कलर के होंगे और पोस्टमॉर्टम जो है वो जिलेटिनस मास की तरह से होंगे, हैप्पैज़ार्ड सा होगा और जो पूरी जो ब्लड वेसल है उसकी शेप का बना हुआ होगा। लाइन ऑफ जैन्स प्रेजेंट होंगे लेकिन इसमें जैन लाइंस प्रेजेंट नहीं होंगी। जैन लाइंस क्या हैं ये आप देख सकते हैं कि क्योंकि लेयर वाइज सेटल डाउन हो रहा होता है थ्रोम्बस, तो ऑब्वियसली उसके साथ जो है वो लाइनें पड़ जाती हैं, यानी पहला सेट फिर दूसरा सेट फिर तीसरा सेट, इस तरह से लाइंस पड़ जाती हैं। दीज आर नोन एज द जैन लाइंस। अच्छा, इसके बाद फिर म्यूरल थ्रोम्बाई आप देख सकते हैं कि दीवार के साथ चिपके हुए होते हैं। ठीक है जी, जबकि जो सेंटर वाले होते हैं वो ऐसे होते हैं। वेजिटेशन इन थ्रोम्बाई ऑन द हार्ट, ये वाल्व है, वाल्व के साथ डिफरेंट तरह की वेजिटेशन है, ये वाल्व को की फंक्शनैलिटी को अफेक्ट कर रही होती है। आर्टीरियल थ्रोम्बस है ये। अच्छा, थ्रोम्बस का जो फेट है वो किस तरह से की प्रोपगेशन होती है, या तो बढ़ता चला जाएगा थ्रोम्बस या एम्बोलाइज हो जाएगा, यानी थ्रोम्बस ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद जो है वो आगे किसी और जगह जाके फिर वो क्लॉट कर देगा, डिसॉल्व हो जाएगा। फिब्रिनोलाइसिस का ऑटो प्रोसेस होता है, अगर ऐसा है तो वो फिर डिसॉल्व हो सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन एंड रिकैनलाइजेशन हो सकती है, यानी जो बहुत पुराने थ्रोम्बाई होते हैं उनके अंदर जो है नया सुराख बन जाता है। अब आप देख सकते हैं रेजोल्यूशन हो गई, यानी ये वाला थ्रोम्बस था पूरा खत्म हो गया। ठीक है जी, एम्बोलाइज किया यानी यहाँ से टूटा और किसी और जगह पे लंग, प्रोबेबली लंग सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं एम्बोलाइज से,
तो बेसिकली किसी और जगह गया टूट के यहाँ से, और वो जाके किसी और जगह पे उसने डिजीज कॉज कर दी। तीसरा ये है कि जी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, यानी थोड़ा बहुत खुल गया, थोड़ा बहुत बंद रह गया। तीसरा है रिकैनलाइजेशन, यानी बीच में से सुराख हो जाता है, थोड़ी बहुत ब्लड सप्लाई जो है वो मतलब रिस्टोर हो जाती है। दिस वाज ऑल अबाउट योर थ्रोम्बस। होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।